लेसन 31 to 40। मोइन ने अपनी हंसी रोक नहीं पाया क्योंकि उसने उसकी प्यारी छोटी पूंछ पकड़कर उसे सीधे रजाई में डाल दिया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और प्यार से समझाते हुए कहा, किस बात पर गुस्सा हो? तुम 5 साल तक अपने पति और बच्चे को छोड़कर गायब रही और अब तुम्हारा बेटा शादी करने वाला है। तुम अभी भी मेरे साथ लुका छिपी खेल रही हो। अगर मैं कुछ तरीके नहीं अपनाता तो मैं अपनी प्यारी को कब वापस पा पाता? उद्धरण चिन्ह। उस छोटी सी प्यारी ड्रैगन ने मोइन्हे को अचरज भरी निगाहों से देखा। तुमने अपनी प्यारी को वापस नहीं पाया। तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, फिर भी तुम इतने इतरा रहे हो। मोइन्हे सचमुच अच्छे मूड में था। उसने देखा कि वह सिर झुकाए हुए गुस्सा कर रही थी और बात करने से इनकार कर रही थी। गुस्से से उसके बाल खड़े हो गए थे। उसने एक थोड़ी सी भारी लेकिन सुखद आवाज में धैर्यपूर्वक समझाया, क्या तुमने ऑनलाइन खबर देखी और सोचा कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूं, इसलिए तुमने अपनी कानूनी पत्नी के रूप में अपनी जगह जताने के लिए आने का फैसला किया? उद्धरण चिन्ह। मोइन्हे का गर्म हाथ उसके गोल छोटे माथे पर रखा, जैसे किसी परेशान छोटे जानवर को शांत कर रहा हो। धीरे से 2 बार रगड़ा। इसी के साथ उसने बड़ी कोशिश से समझाया, वह तुम्हारा बेटा शरारत कर रहा था। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे ऐसा परेशान करने वाला बच्चा देने के लिए खुद को दोष दो। चिंता मत करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं उससे शादी करूंगा। मैंने तो ये भी ध्यान से नहीं देखा कि वह कैसी दिखती है। अभी उसे घर पर रखने का कारण यह है कि उसने दावा किया कि वह मेरी बीमारी ठीक कर सकती है। अगर उसकी चिकित्सा कला सचमुच बूढ़े मास्टर सॉन्ग से बेहतर है तो वह 3 महीने तक रह सकती है। अगर नहीं तो मैं उसे एक चेक लिखकर कुछ दिनों में भेज दूंगा। गुस्सा मत हो, ठीक है? सी मिंगजिंग ने माथे पर बल डाला। बेशक मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें ये सब सामने ही इतनी बेबाकी से कहना जरूरी है? सी मिंगजिंग अभी मोइन्हे की बातों को सुनना नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे एक ठंडे पानी की बौछार चाहिए। सी मिंगजिंग ने खुद से कहा, मुझे सहना होगा, मुझे सहना होगा, मुझे सहना होगा। आखिरकार सी मिंगजिंग और सह नहीं पाए। जैसे ही मोइन्हे अपनी बात जारी रखने वाला था, वह छोटी सी प्यारी ड्रैगन, जो बहुत परेशान थी, अचानक अपने छोटे ड्रैगन पंजों से मोइन्हे की गर्दन पकड़ ली। उसी समय उसकी पूंछ ने उस आदमी की पतली कमर को लपेट लिया। उसने अपना पूरा चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया और आराम से उसकी बाहों में सिमट गई। जो कोई देखता उसे लगता कि उसने उस आदमी की बात सुन ली थी। अब वह गुस्सा नहीं थी और बल्कि कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी थी। छोटा सा प्यारा ड्रैगन सी मिंगजिंग मोइन्हे से अपनी छोटी नाक रगड़ रही थी, गहरी सांस ले रही थी। उससे आने वाली खुशबू ठंडे पानी की बौछार से भी ज्यादा असरदार है। उसने फैसला किया, आज रात वह खुद को घेरने वाली गर्मी को कम करने के लिए उस आदमी से आ रही शक्तिशाली हार्मोनल खुशबू पर निर्भर रहेगी। वरना मैं बस और नहीं सह सकती। मैं कोई संत नहीं हूं, मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उसे गर्मी क्यों देनी चाहिए? मोइन्हे ने अपनी आंखें नीचे की। सबसे पहले उसने जो देखा वह थी उसकी गर्दन की मोड़ में दबी हुई छोटी सी सिर, जिस पर 2 चमकदार प्यारे छोटे ड्रैगन सींग थे। उसके छोटे ड्रैगन पंजे 2 छोटे हाथों की तरह उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसने अपने पूरे शरीर को मोड़ लिया था और वह उसके चारों ओर साइड में लेटे हुए सिमट गई थी। एक पल की खामोशी के बाद मोइन्हे को लगा जैसे बीते हुए सालों ने उसे धीरे से छुआ हो। उसका दिल जैसे बिजली से झटका लगा हो, नरम पड़ गया। उसी समय उसके कान के पास एक नरम मीठी आवाज उठी, बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। सी मिंगजिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को सोने के लिए मजबूर कर रही थी। अगर मैं सुबह होने तक सो पाती हूँ तो मोइन्हे सुबह जरूर फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड को निष्क्रिय कर देगा। तब मैं पहली ही मौका देखकर भाग जाऊंगी। और उसने मन ही मन कसम खाए, भले ही वह कल रात ठंड से मर जाए, मैं फिर कभी मुसीबत खड़ी करने के लिए उसके बेडरूम में नहीं जाऊंगी। दुर्भाग्य से उसने अभी भी मोइन्हे के अधिकार की भावना को कम आंका था। वह सोने का नाटक कर रही थी, गर्मी से राहत पाने के लिए उस आदमी की खुशबू को दवा की तरह ले रही थी। आंखें बंद करके उसने सुबह होने तक किसी तरह खुद को संभाले रखा। लेकिन उसकी निराशा के लिए मोइन्हे ने फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड खोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वास्तव में वह भी पूरी रात नहीं सोया था। उसकी गहरी नज़र उसके सोते हुए चेहरे पर टिकी थी। कभी कभी वह उसके छोटे सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता था, मानो ये पुष्टि कर रहा हो कि उसकी उपस्थिति वास्तविक है। आखिरकार सुबह हो गई। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, जो शुद्ध सफेद रजाई पर चमक रही थी। सी मिंगजिंग का पूरा छोटा सिर रजाई में दबा हुआ था। केवल उसके 2 चमकदार ड्रैगन सींग बाहर निकले हुए थे, उनकी चमक सुबह की नर्म रोशनी के साथ मिल रही थी। ये दृश्य उस आदमी की आंखों तक पहुंचा, जो उसके वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि कर रहा था और आखिरकार मोइन्हे के अनिश्चित दिल को शांत कर रहा था। यह एक सपना नहीं था। मोइन्हे ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और आखिरकार सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सी मिंगजिंग ने पूरी रात कष्ट सहा था और वह बेसब्री से उम्मीद कर रही थी कि वह पेशाब करने के लिए उठेगा और आखिरकार सुरक्षा कवच खोलेगा। उसने अभी भी इसे नहीं खोला। इस आदमी को पूरी रात पेशाब करने की इच्छा भी नहीं हुई। सी मिंगजिंग ने एक बड़ी जम्हाई ली। वह अब और जाग नहीं रह सकती थी। उसने अपनी सुंदर घुमावदार पलकें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। अपनी गहरी नींद में उसे धुंधला सा महसूस हुआ कि एक बड़ा हाथ रुक रुक कर उसके पूरे शरीर को टटोल रहा था, मानो कुछ पुष्टि कर रहा हो।
फिर संतुष्ट होकर वह उसके छोटे सिर को एक मर्दाना खुशबू से भरी छाती में सटा देता और बार बार रगड़ता। उसे पता नहीं था कि उसने इस भ्रम का कितनी बार अनुभव किया। आखिरकार सी मिंगजिंग आखिरकार जाग गई। रात फिर से हो गई थी। उसका छोटा सिर, जो उस आदमी की छाती में था, अभी अभी रजाई से बाहर आया था। शाम के लैंप से आती नर्म रोशनी ऊपर से तिरछी पड़ रही थी, जो उसके नाजुक गोरे चेहरे को रोशन कर रही थी। इसने उसकी नींद भरी सुनहरी पुतलियों को उजागर किया, जो फड़फड़ा रही थीं। उसके नर्म छोटे ड्रैगन पंजे फैल गए, जैसे कोई इंसान जम्हाई ले रहा हो और गलती से कुछ नर्म चीज से टकरा गए। सी मिंगजिंग ने अपनी नजर ऊपर उठाए और स्नेह से भरी आंखों की एक जोड़ी से मिली। चौंक कर वह रजाई के नीचे से कूद पड़ी। वह इतनी गहरी नींद में सोई थी कि वह भूल गई थी कि वह उस आदमी से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह उसकी जीवन रक्षक दवा हो। और यह आदमी शियाओबाई का पिता था। एक आदमी जिसने उसे अपनी प्रेमिका समझ लिया था। अब जब उसके शरीर की गर्मी कम हो गई थी, सी मिंगजिंग चाहती थी कि वह खुद और मो यिन्हे के बीच हजारों मील की दूरी बना ले। लेकिन मो यिन्हे तेज था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने उसकी छोटी पूंछ पकड़ ली। उसे उसकी छोटी पूंछ से पकड़कर उसने उसे वापस रजाई के नीचे डाल दिया। फिर उसकी तर्जनी उंगली उसके नर्म छोटे पेट पर वृत्त बनाने लगी। सी मिंगजिंग गुदगुदी से बचने के लिए मचलने लगी, पूरी तरह से हताश और परेशान। लेकिन मो यिन्हे बस मुस्कुराया। उसकी आवाज़ धीमी और इतनी कोमल थी कि ऐसा लगा जैसे पानी बह रहा हो। प्यारी, मैं तुम्हें तुम्हारे मानव रूप में देखना चाहता हूँ। भले ही छोटी ड्रैगन कितनी भी प्यारी क्यों न हो, मो यिन्हे अभी भी उसे उसके मानव रूप में देखने के लिए तरसता था। उसने उसे अपना प्यारा साथी माना, न कि सिर्फ एक प्यारा पालतू जानवर। जब तक मैं पागल न हो जाऊं, सी मिंगजिंग ने सोचा। अब उसे सिर्फ इसलिए निडरता महसूस हो रही थी क्योंकि मो यिन्हे पहचान नहीं पाया था कि वह वास्तव में कौन थी। ये सोशल मीडिया की तरह है, गुमनामी से लापरवाही पैदा होती है। क्या आपने कभी किसी को अपने असली नाम का उपयोग करके कीबोर्ड पर तबाही मचाते देखा है? सी मिंगजिंग ने जानबूझकर अपना छोटा सिर घुमाया, एक अहंकारी क्यूटनेस का हवा बनाए और उसे अनदेखा किया। भूखी हो? मो यिन्हे ने इस बात पर जोर नहीं दिया। अपने ऊंचे प्रभावशाली कद के साथ बिस्तर पर आधे बैठे हुए मो यिन्हे ने बेडसाइड टेबल से चिड़ियों के घोंसले के दलिया का एक कटोरा उठाया। अच्छी बच्ची बनो और कुछ खा लो। मो यिन्हे ने चिड़ियों के घोंसले के दलिया को तैयार किया था, जिसमें उसने बाजरा और मिश्री के साथ चिड़ियों के घोंसले को मिलाया, फिर उसे धीरे धीरे तब तक उबाला जब तक कि वह एक मीठा, नर्म स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बन गया। उसने इसे खुद पकाया था। रसोई में 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद उसने चिड़ियों के घोंसले का दलिया उबाला और कुछ कुरकुरे शियासू मांस को तला, और फिर उसने सी मिंगजिंग को उसके छोटे ड्रैगन रूप में निवाला दर निवाला खिलाया। सी मिंगजिंग ने अपनी नजरें झुकाए रखी, संयमित दिखने की कोशिश की, लेकिन मीठी खुशबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। वह स्वादिष्ट भोजन के लालच का विरोध नहीं कर पाए। पूरी तरह से निश्चिंत होकर वह एक प्रभावशाली ड्रैगन जैसी मुद्रा में बैठ गई। उसकी पीठ मो यिन्हे की छाती से आराम से टिकी हुई थी। उसकी छोटी ड्रैगन टांगें लापरवाही से बाहर फैली हुई थीं और उसके छोटे ड्रैगन पंजे मो यिन्हे के ऊपर लटके हुए थे। उसके पेट पर हल्के गुलाबी रोएं का एक गुच्छा दिखाई दे रहा था और उसकी छोटी पूंछ कांप रही थी। मो यिन्हे को उसका ये घमंडी अंदाज बहुत पसंद आया, जब वह खिलाए जाने का इंतजार कर रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसकी यादों में था। उसने उसे चिड़ियों के घोंसले का दलिया खिलाया। उसने अपना मुंह खोला और उसे मीठे से एक एक निवाला खाया। मो यिन्हे ने कभी नहीं सोचा था कि कोई रात इतनी अद्भुत हो सकती है। वह उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, उसे खिलाने दे रही थी, उसके छोटे ड्रैगन पंजे संतोषपूर्वक अपने छोटे पेट को रगड़ रहे थे। मो यिन्हे के दिल में जो खालीपन था, वह उसकी प्यारी, संतुष्ट स्थिति से भर रहा था। फिर मो यिन्हे ने मेज से एक कटोरा गरम हर्बल दवा उठाए, अपनी आंखें बंद की और एक ही घूंट में पी ली। दवा इतनी कड़वी थी कि उसकी जीभ सुन्न हो गई। हालांकि अचानक यह इतनी कड़वी नहीं लग रही थी, कड़वाहट के बाद थोड़ा मीठा स्वाद भी आ रहा था। मो यिन्हे ने फैसला किया कि उसे अपनी सेहत जल्दी ठीक करने की जरूरत है। सी मिंगजिंग, जिसकी छोटी पूंछ कांप रही थी, ने देखा कि उसने दवा को इतनी साफ और कुशलता से लिया है। वह वर्तमान स्थिति को समझ गई और अचानक शांत हो गई। वह अब फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड से भागने के बारे में नहीं सोच रही थी। इसके बजाय उसने बस समय के साथ चलने का फैसला किया। खैर, उसने मुझे जो स्वादिष्ट चिड़ियों के घोंसले का दलिया खिलाया, उसके लिए मैं आज रात उसे फिर से गर्मी का एक और बहाव दूंगी, ताकि वह अब खून न थूकें। और इस तरह सी मिंगजिंग बाकी समय के लिए असाधारण रूप से अच्छी तरह से व्यवहार करने लगी। खट खट खट। ये शेन ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। भाई, मैं तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ। हट जाओ। इसके अलावा वह बच्चा स्पष्ट रूप से जीने से तंग आ चुका था। उसने कल रात हवेली का मुख्य पावर स्विच बंद करने की हिम्मत कब बड़ी ही थी। भाई, गुस्सा मत हो। मैंने सच में बिजली बंद नहीं की। मैं इस ठंडे मौसम में बिजली बंद क्यों करूंगा? मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर बर्फ गिर रही है। भाई, क्या तुम्हें पता है कि मिस्सी कहाँ गई हैं? मैंने उन्हें पूरे दिन नहीं देखा। शियाओबाई पागल हो रहा है। वह हंगामा कर रहा है और रात का खाना खाने से भी मना कर रहा है। ये शेन दरवाजे के बाहर अपनी आवाज खराब करके चिल्लाता रहा, लेकिन बेडरूम में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये शेन निराश हो गया। खैर, मैं अपने भाई के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे नहीं जान सकता।
उसे आधी रात में तेज बुखार आने वाला है। मुझे सचमुच अभी मिस्सी को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। ये शेन नीचे गया। जब वह बाहर जाकर उसे ढूंढने की तैयारी कर रहा था तो उसकी मुलाकात बटलर से हुई जो एक रिपोर्ट लेकर आ रहा था। उद्धरण चिन्ह, तीसरे छोटे मास्टर, सॉन्ग परिवार बाहर महाशय से मिलना चाहता है। ये शेन का चेहरा स्पष्ट रूप से काला पड़ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्हें सीधे वापस भेज देना चाहिए? मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए क्यों आए हो? क्या तुम मुझे और परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? बटलर का इरादा सॉन्ग परिवार को वापस भेजने का था, लेकिन उसने समझाया बूढ़े मास्टर सॉन्ग अकेले नहीं आए। वह कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री और पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के कई शिक्षाविदों को लाए हैं। उनका दावा है कि मिस्सी ने जो नुस्खा लिखा है वह महाशय को गंभीर रूप से बीमार कर देगा और उनके जीवन को खतरे में डाल देगा। वे जोर दे रहे हैं कि उन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत आना चाहिए। उन्हें डर है कि अगर वे एक कदम भी देर से हुए और महाशय को कुछ हो गया तो इससे एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो सकता है। ये शेन ने माथे पर बल डाला। क्या ये सच में इतना बड़ा चढ़ाकर है? मेरे भाई मुझे गंभीर रूप से बीमार नहीं लग रहे हैं। जाने दो, उन्हें अंदर आने दो। हमें बूढ़े मास्टर सॉन्ग की बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें स्वास्थ्य मंत्री और पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के शिक्षाविदों के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। अध्याय 34 सीमेंगजिंग। अरे, वह मौत को बुला रही है। 2. ये परिवार की भव्य हवेली के प्रवेश द्वार पर शानदार लोहे के फाटक को खुलते देख कार में बैठी सॉन्ग पियानलेन ने चुपचाप राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, अब जब स्वास्थ्य मंत्री और पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के आविदों को आमंत्रित किया गया था तो वे आखिरकार सीधे अंदर जाकर ये परिवार की हवेली में प्रवेश कर सकते थे। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जू को चिकित्सा का ज्ञान नहीं था। हालांकि सम्मानित एल्डर सॉन्ग ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया था और दांव पेंच समझाए थे। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 3 शिक्षाविदों से परामर्श करने और यह पुष्टि करने के बाद कि नुस्खे में वास्तव में एक समस्या थी, मंत्री जू के पास देर रात ये परिवार की हवेली का दौरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार मोयिन्हे की पहचान बहुत अनोखी और बहुत कुलीन थी। अगर मोयिन्हे के साथ एक कंट्री में ठीक होने के दौरान कुछ भी होता तो इससे निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा होता। मोयिन्हे की पहचान के बारे में ये कहानी कई दशक पहले शुरू होती है। दशकों पहले एक कंट्री की सरकार के वैज्ञानिकों को एक जलपरी का जीवाश्म मिला और उन्होंने एक शानदार जलपरी परिवर्तन परी योजना शुरू की। उनका उद्देश्य जीवाश्म से जलपरी के जीन निकालना और उन्हें मानव भ्रूण में डालना था ताकि लंबे समय से विलुप्त हो चुकी सुंदर जलपरियों को फिर से जीवित किया जा सके। इस परियोजना में आखिरकार एक अद्वितीय जलपरी का उत्पादन करने से पहले अनगिनत मानव शिशुओं की बलि दी गई, जिसने दुनिया को चौंका दिया। कबार पानी में, वह एक पूंछ के साथ एक सुंदर जलपरी में बदल सकती थी। पानी से बाहर उसके 2 प्यारे पैर थे, बिल्कुल एक नियमित मानव बच्चे की तरह। ये वास्तव में चमत्कारिक था। इस जलपरी का नाम शिया यान्यान रखा गया और जन्म से ही वह कंट्री की एक राष्ट्रीय संपत्ति बन गई। हालांकि शिया यान्यान को 2 साल की उम्र में क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया। उसे बचाने के लिए उसके माता पिता ने एक बार फिर से जलपरी परिवर्तन परियोजना में भाग लिया और एक और जलपरी को जन्म दिया। लेकिन ये जलपरी बेहद बदसूरत थी और उसके माता पिता द्वारा तिरस्कृत थी। जन्म के बाद उसका एकमात्र मिशन शिया यान्यान के लिए अस्थि मज्जा प्रदान करना था। बाद में जब शिया यान्यान की बीमारी ठीक हो गई तो इस जलपरी को, जो केवल 6 साल की थी, उसके शिया माता पिता द्वारा बेरहमी से छोड़ दिया गया और खुद के लिए लड़ने के लिए समुद्र में फेंक दिया गया। ये कहानी का अंत होना चाहिए था। फिर भी 1 दशक से अधिक समय बाद ये बेहद बदसूरत जलपरी लौट आई। वह एक राष्ट्र की रानी बन गई थी और शिया यान्यान से सैकड़ों गुना अधिक सुंदर थी, एक बदसूरत बतख के बच्चे की तरह जो एक सफेद हंस में बदल गया। ये राष्ट्र भूमि पर कोई मौजूदा देश नहीं था, बल्कि समुद्र के नीचे 20,000 लीग की दूरी पर स्थित एक पौराणिक साम्राज्य था, अटलांटिस साम्राज्य। इसका सबसे पहला रिकॉर्ड प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के काम संवाद में आया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व एक प्रागैतिहासिक महान बाढ़ से नष्ट हो गया था। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि प्रागैतिहासिक महान बाढ़ ने अटलांटिस साम्राज्य को खत्म नहीं किया था। इसके बजाय इसने सिर्फ साम्राज्य को समुद्र के नीचे 20,000 मीटर से अधिक गहरा कर दिया था। जो निवासी बच गए वे पीढ़ियों के विकास के माध्यम से प्राकृतिक चयन द्वारा आकार ले चुके थे और अंततः समुद्र के नीचे 20,000 मीटर के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित मानव बन गए। तब से अटलांटिस साम्राज्य के लोग खुद को महासागर के भगवान के लोग मानते थे, समुद्र के तल पर रहते थे और यहाँ तक कि जलपरियों को महासागर के भगवान मानते थे। एक कंट्री में उसके शिया माता पिता द्वारा समुद्र में छोड़ी गई जलपरी ने अनजाने में रहस्यमय अटलांटिस साम्राज्य से पर्दा हटा दिया और उसके लोगों द्वारा महासागर के भगवान के रूप में पूजी गई। उन्होंने उसे एक अक्षुण्ण देवता के रूप में पूजा और उन्होंने उसे अटलांटिस साम्राज्य की रानी बनाया। एक कंट्री में किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक दोषपूर्ण जलपरी, एक कंट्री के शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया एक असफल उत्पाद, इतनी शानदार वापसी करेगा और एक राष्ट्र की रानी के रूप में लौटेगा। उसने यहाँ तक कि एक कंट्री के सबसे धनी व्यक्ति ये जुनकिंग से शादी की और उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा मोयिन्हे, उनकी दूसरी बेटी ये सियुवान और उनका सबसे छोटा बेटा ये शेन। उनमें से ये सियुवान और ये शेन को उनकी माँ के जलपरी जीन विरासत में मिले थे और उन्हें एक कंट्री द्वारा राष्ट्रीय
संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। दूसरी ओर मोयिन्हे को उनकी मां के जलपरी जीन विरासत में नहीं मिले, लेकिन वह अटलांटिस साम्राज्य के प्रसिद्ध क्राउन प्रिंस थे। वह न केवल एक से दूसरे नंबर पर था और 10,000 से ऊपर था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद उच्च थी। अगर वह एक कंट्री में ठीक होने के दौरान मर जाता तो इससे निस्संदेह राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जू कैसे लापरवाह होने की हिम्मत कर सकते थे। लेखक का नोट, इसमें बहुत सारी पृष्ठभूमि का परिचय है। कृपया मेरे साथ बने रहें और मेरी वाचालता को थकाने वाला न समझें। जो लोग रुचि रखते हैं वे मोयिन्हे के माता पिता की कहानी भी देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है मैंने सिविल मामलों के ब्यूरो में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति को हिला दिया, जलपरी रानी की शानदार वापसी की एक पूरी कहानी। अध्याय 35। ये शेन, मुझे भाभी का रक्षक पागल कहो। एक विला के प्रवेश द्वार पर स्ट्रीट लाइट के नीचे विनम्रता से खड़े ये शेन को देखकर मंत्री जू तुरंत कार से बाहर निकले और ये शेन से हाथ मिलाया। तीसरे छोटे मास्टर, ये मैंने सुना है कि हवेली में एक युवा पारंपरिक चीनी चिकित्सक जिसका उपनाम स बड़ी ई है, आया था, जिसने श्री मो के लिए 3 दिनों के लिए दवा लिखी थी। क्या श्री मो ने तीसरा नुस्खा लिया? उन्होंने लिया। तो क्या हुआ? ये बुरा है, वास्तव में बहुत बुरा है। मंत्री जू ने जो कुछ एल्डरसॉन्ग ने उसे बताया था उसे ये शेन को बताया। उसके चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने कहा, 30 रे छोटे मास्टर, यह मिस्सी एक अधूरी जियांगहू डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं है। आप उसकी चिकित्सा क्षमताओं की सीमा भी नहीं जानते हैं। आपने लापरवाही से उसे उसके द्वारा तैयार की गई हर्बल दवा कैसे पीने दी? ये शेन ने कहा, अधूरी। मुझे लगता है कि उसकी क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं। मेरे भतीजे की बीमारी ने शाही राजधानी के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को भी हार मान लेने पर मजबूर कर दिया, फिर भी उसने उसे तुरंत ठीक कर दिया। इसके विपरीत कुछ तथाकथित सम्मानित चीनी चिकित्सा के मास्टर, खैर उनकी चिकित्सा नैतिकता शायद ही सराहनीय है। एक बार जब सभी लोग बैठक कक्ष में प्रवेश कर गए तो ये शेन ने एल्डरसॉन्ग और सॉन्ग पियानलेन को देखने की भी परवाह नहीं की। चाय परोसने की बात आने पर भी उसने केवल बटलर से मंत्री जू और पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 3 विद्वानों के लिए चाय लाने को कहा, और एल्डरसॉन्ग और सॉन्ग पियानलेन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सॉन्ग पियानलेन नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी से समझाया, तीसरे छोटे मास्टर, इसमें मेरी गलती है। मेरे दादाजी बस चिंतित थे क्योंकि मेरे माता पिता मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डालते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से मेरे लिए एक जीवन साथी की तलाश की जिसमें पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं थी। अपनी जल्दबाजी में उन्होंने निराशाजनक उपाय किए। वह वास्तव में श्रीमो की बीमारी के बारे में बहुत चिंतित हैं। जैसे ही उन्होंने सी मिंगजिंग द्वारा दिए गए नुस्खे में कुछ गलत देखा, वह तुरंत भाग कर आए। ये शेन बस मुस्कुराया। सॉन्ग पियानलेन की एक भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने ऐसे कई लोगों को देखा था जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, क्या ये झूठी मजबूरी थी? ये सब देखते हुए लेकिन बिना कुछ बोले ये शेन ने उदासीनता से कहा, एल्डरसॉन्ग वास्तव में विचारशील हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत आ कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ और नहीं है तो कृपया चले जाएं। मेरे पास महत्वपूर्ण काम है और मैं आपकी डराने वाली बातें सुनने का समय नहीं है। असंभव। सॉन्ग पियानलेन को बस विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत कहा, तीसरे छोटे मास्टर, आप सच में उसे लापरवाही से सी मिंगजिंग का नुस्खा नहीं लेने दे सकते? श्रीमो को आज रात बहुत मुश्किल होगी। कृपया श्रीमो को सूचित करें और मेरे दादाजी को उनका निदान करने दें। शायद अभी भी समय है, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो मुझे डर है कि हाँ, तीसरे छोटे मास्टर, हम तीनों इस बात पर सहमत हैं। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 3 विद्वानों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। विद्वानों में से एक, जिसका उपनाम ली था, भी पारंपरिक चीनी डॉक्टरों के परिवार से आया था। हालांकि वह एल्डरसॉन्ग से कुछ हद तक कम था, फिर भी उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी। पेशेवर मामलों पर बोलते हुए विद्वान ली का मानना था कि उसे बोलने का अधिकार है। हमने नुस्खे को देखा है और यह वास्तव में अनुपयुक्त है। निश्चित रूप से श्रीमो ने अपनी दवा लेने के बाद उन्हें लगातार तेज बुखार, लगातार रात में पसीना आना और पूरे शरीर में ठंड लगने का सामना करना पड़ा होगा, जिससे यह असहनीय हो गया होगा। मुझे लगता है कि वह आज बिस्तर से भी नहीं निकल पाए होंगे। बटलर, हमेशा की तरह चौकस, ये शेन के बगल में फुसफुसाया, तीसरे छोटे मास्टर, महाशय आज वास्तव में बिस्तर से नहीं निकले। वह रात में केवल नीचे आए थे ताकि चिड़ियों के घोंसले का एक कटोरा दलिया बना सकें और कुछ शियासू तल सकें। मेरा भाई आज वास्तव में बिस्तर से नहीं निकला। ये शेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह पूरे दिन बाहर था और रात 9 बजे ही लौटा था, इस मामले से अनजान था। बटलर ने सिर हिलाया। ये शेन चिंतित हो गया। यहाँ इंतजार करो, उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ये शेन तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। ये शेन की जल्दबाजी वाली चाल देखकर सॉन्ग पियानलेन को अपनी स्थिति में और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसकी नज़र में सी मिंगजिंग, जेल स्टार की वह बच्ची जिसने प्राथमिक विद्यालय भी नहीं किया था, वह कैसे चिकित्सा जान सकती थी? सी मिंगजिंग का नुस्खा निश्चित रूप से मोयिन्हे के लिए विनाशकारी होगा, और वह अब स्थिति को पलटने वाली थी। उस समय की नायिका बनने के लिए ये शेन ने मोयिन्हे के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह चिंतित हो गया और अंदर घुस गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने तुरंत फोर्स फील्ड प्रो
डिटेक्टिव शील्ड देखी। ये शेन जम गया। ओह, ये शेन को सी मिंगजिंग प्यारी चबी ड्रैगन नहीं दिखी, सिर्फ उसके भाई का लंबा कद दिखा। मोयिन्हे बिस्तर पर एक तरफ लेटा हुआ था और उसने कदमों की आवाज सुनकर भी ऊपर नहीं देखा, बस ठंडे स्वर में कहा, तुमसे अंदर आने के लिए किसने कहा? बाहर जाओ। भाई, सोंग पियानलेन ने कहा कि मिस्सी का नुस्खा तुम्हारी बीमारी को लाइलाज बना देगा। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के शिक्षाविदों ने भी कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। दवा लेने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह, काफी अच्छा। मोयिन्हे ने 2 शब्द फेंक दिए, स्पष्ट रूप से अधीर होकर। ये शेन को यकीन नहीं हुआ। मैंने बटलर से सुना है कि तुम पूरे दिन अपने बेडरूम से बाहर नहीं आए। क्या तुम सच में ठीक हो? बहुत अच्छा, मोयिन्हे ने जवाब दिया, उसका रंग आश्चर्यजनक रूप से चमकदार था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह कंबल के नीचे क्या छिपा रहा था। उसने उसे और कसकर पकड़ा और ये शेन पर एक तिरछी, तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। अभी भी नहीं जा रहे हो? जिज्ञासा से प्रेरित होकर ये शेन ने पूछा, भाई, तुम अपने कंबल के नीचे कौन सा खजाना छिपा रहे हो? उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी भाभी। मोयिन्हे ने इसे बेझिझक कहा, स्पष्ट रूप से ये शेन को एक झलक भी दिखाने का इरादा नहीं था। उसे चिंता थी कि ये शेन उत्साहित हो जाएगा, अपनी भाभी के साथ यादें ताज़ा करने पर जोर देगा और एक अवांछित तीसरा पहिया बन जाएगा। ये शेन, क्या मेरा भाई फिर से बकवास कर रहा है? सोंग पियानलेन सही थी, वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से बीमार होने वाला है, शारीरिक बीमारी से नहीं, बल्कि प्रेम से। एक गंभीर रूप से प्रेम में बीमार विधुर के साथ बहस करने से बहुत थककर ये शेन ने फोर्सफील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर से झांका। भाई, या तुम सचमुच निश्चित हो कि मिस्सी के नुस्खे ने तुम्हारी स्थिति को और खराब नहीं किया है? मोयिन्हे की गरिमा में और परिष्कृत आवाज में थोड़ी सी स्वीकृति थी। रात में असहनीय होने के अलावा अभी के लिए कोई अन्य समस्या नहीं है। उसमें सचमुच कुछ क्षमता है। पिछले कुछ सालों से उसे लगातार अपनी छाती में एकदम घोंटने वाली जकड़न महसूस हो रही थी। बूढ़ा मास्टर सोंग उसका इलाज कर रहा था, लेकिन सभी दवा के बावजूद बहुत राहत नहीं मिली थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मोयिन्हे को एक स्पष्ट सुधार महसूस हुआ। ये सी मिंगजिंग के नुस्खे का काम होना चाहिए। कंबलों में सिमटी चबी ड्रैगन सी मिंगजिंग के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी। छोटे ड्रैगन ने अनजाने में अपनी पूंछ को मोयिन्हे की बांह पर कुछ बार रगड़ा। इस आदमी में आखिरकार कुछ है। राहत महसूस करते हुए ये शेन ने निष्कर्ष निकाला, मुझे भी नहीं लगता कि मिस्सी वह ढोंगी जियांगहू डॉक्टर है जैसा वे उसे बताते हैं। मैं अब नीचे जाऊंगा और उन्हें वापस भेज दूंगा। आज रात मुझे फिर से परेशान करने के लिए ऊपर मत आना। ये शेन ने फिर से कंबल के नीचे की उभार की ओर देखा, अत्यधिक जिज्ञासु होकर। मेरे भाई को उसके नीचे कौन सा खजाना छिपाना पड़ रहा है जिसके लिए फोर्सफील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड की भी आवश्यकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नीचे, सोंग पियानलेन को लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जैसे ही ये शेन नीचे आया, सोंग पियानलेन ने तुरंत एक अत्यंत चिंतित अभिव्यक्ति धारण की और उससे मिलने के लिए दौड़ी। तीसरे छोटे मास्टर, ये, क्या अब आपको मुझ पर विश्वास है? जल्दी करो और हमें ऊपर ले चलो। हमें उसे यमराज से वापस छीनने के लिए समय के खिलाफ दौड़ना होगा। ये शेन, हालांकि अपने हाथों को जेब में डालकर लैंडिंग पर खड़ा था, एक अचल बाधा की तरह। मेरा भाई पूरी तरह से स्वस्थ है और जैसा कि तुम दावा करती हो, मौत के करीब नहीं है, उसने घोषित किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया चले जाएं। मेरे पास अन्य काम है, इसलिए मैं आपको बाहर छोड़ने नहीं आऊंगा। यह असंभव है। सोंग पियानलेन, एक चिकित्सा छात्रा, को विश्वास नहीं हुआ। उस नुस्खे में स्पष्ट रूप से समस्याएं हैं। आप हमें श्रीमो का इलाज करने से क्यों रोक रहे हैं? ये शेन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मिस सोंग, क्या तुम मेरे भाई को कुछ होने का श्राप दे रही हो? मेरा मतलब वह नहीं है, लेकिन नुस्खे। ये शेन को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने सोंग पियानलेन को बीच में ही काट दिया। क्या, तो केवल आपके बड़ी ई रश मेडिकल स्कूल के छात्र ही कुशल हैं? क्या जेल स्टार की मिस्सी फिर एक बेकार इंसान है? ये कहावत मत भूलो, अभ्यास ही सत्य का स्रोत है और मालिक अक्सर आम लोगों के बीच पाए जाते हैं। अध्याय 37 लेडी, ये, मैं अपने खुद की रक्षा कैसे नहीं कर सकती? सोंग पियानलेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और न ही उसके साथ आए कई शिक्षाविदों को। जेल स्टार की एक लड़की कैसे विशेषज्ञ हो सकती है, खासकर जब उन्होंने पहले ही नुस्खा देख लिया था? ये सरासर बकवास था। अकादमिक ली ने सीधे तौर पर कहा, तीसरे छोटे मास्टर, ये, क्या आप सचमुच निश्चित हैं? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। हम सभी चिकित्सा पेशेवर हैं और हम इस बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते। ये शेन ने जवाब दिया, 100% निश्चित। असंभव, सोंग पियानलेन ने बेचैनी से बीच में कहा। फिर उसने अपना सबूत पेश किया। बटलर ने कहा कि श्रीमो आज पूरे दिन सोए हुए थे। श्रीमो के साथ कुछ गलत हुआ होगा। तीसरे छोटे मास्टर, ये, आप हमें ऊपर जाकर उनका इलाज क्यों नहीं करने देते? क्या यह आपके भाई शियाओ की आंख की वजह से हो सकता है? मुझे यह मत बताइए कि आप श्रीमो के मुसीबत में होने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि आप अटलांटिस साम्राज्य के सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी बन सकें। उद्धरण चिन्ह। सोंग पियानलेन ने जानबूझकर इस आरोप को गंभीर बनाया। वह निर्देशक जू को याद दिलाना चाहती थी कि शाही परिवार में सबसे कमजोर बंधन भाइयों के बीच होते हैं और भाईचारा एक आम बात थी। सोंग पियानलेन के याद दिलाने के बाद निर्देशक जू वास्तव में गंभीर दिखे और जोर देकर कहा, तीसरे छोटे मास्टर, ये, अगर मैं आज रात श्रीमो को नहीं देखता तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा।
सॉन्ग पियानलेन की आंखों के कोनों में एक हल्की मुस्कान थी जो घमंड से भरी हुई थी। ये शेन क्रोधित था। उसने सॉन्ग पियानलेन से अपने स्वयं के क्षुद्र संदेह के साथ महान दिमाग वाले लोगों का न्याय करने के लिए नाराजगी व्यक्त की। अगर यह महिला उसके भाई से शादी करती तो क्या उसका परिवार अराजकता में नहीं डूब जाएगा? तो बस यहाँ इंतजार करो। गार्ड, बैठक कक्ष को सुरक्षित करो। जो कोई भी ऊपर जाने और मेरे भाई के आराम को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसे तुरंत बाहर फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक ये शेन ने उन्हें ऊपर जाने से मना किया उतना ही सॉन्ग पियानलेन को यकीन हो गया कि नुस्खे में कुछ गड़बड़ है और मो इन्हें का जीवन खतरे में लगा हुआ है। उसे ऊपर जाकर उसे बचाने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन ये शेन ने पहले ही गार्डों को बुला लिया था जो हाई अलर्ट पर खड़े थे। सॉन्ग पियानलेन ने अपने समय में बहुत सारे महल के नाटक देखे थे। अब ऐसा लगा कि केवल बूढ़ी लेडी ये ही सचमुच मो इन्हें की परवाह करेंगी। सॉन्ग पियानलेन ने एक पल में फैसला किया और तुरंत घर छोड़ दिया। कड़ाके की ठंड से बेपरवाह वह बूढ़ी लेडी ये के रहने वाले विला तक बर्फ में चलकर गई। वह उस आदमी को बचाने के अपने दृढ़ संकल्प से भी प्रभावित थी जिससे वह प्यार करती थी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हुई और चिल्लाई, बूढ़ी लेडी, मो इन्हें गंभीर रूप से बीमार है, मौत के कगार पर। कृपया जाकर उसे बचाओ। अगर हम देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लगभग 5 मिनट तक चिल्लाने के बाद बूढ़ी लेडी ये और बूढ़े मास्टर ये नीचे जैकेट पहनकर बाहर आए। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों हो? बूढ़ी लेडी ये ने पूछा। सॉन्ग पियानलेन को देखकर उसका चेहरा खट्टा हो गया। सॉन्ग पियानलेन अब वास्तव में मो इन्हें के लिए चिंतित थी, डर रही थी कि उसे कुछ हो सकता है। उसने तुरंत कहा, बूढ़ी लेडी, सी मिंगजिंग के नुस्खे में समस्याएं हैं। श्रीमो गंभीर स्थिति में है, लेकिन तीसरे छोटे मास्टर ये मेरे दादाजी को उसे बचाने नहीं देंगे। कृपया जल्दी से जाएं, जल्द ही बहुत देर हो जाएगी। बूढ़ी लेडी ये ने पलटवार किया, लेकिन मेरे पोते ने मिंगजिंग की दवा ली और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। पारंपरिक चीनी दवा पश्चिमी दवा की तरह जल्दी प्रभाव नहीं दिखाती है। श्रीमो इसे 3 दिनों से ले रहे हैं और अब समस्याएं सामने आ रही हैं। जल्द ही सबसे दिव्य उपचारक भी उसे नहीं बचा पाएंगे। मैं कसम खाती हूँ कि अगर सी मिंगजिंग का नुस्खा समस्या नहीं है तो मैं अपने जीवन में कभी शादी न कर पाऊँ। उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग पियानलेन की इस गंभीर कसम ने बूढ़े मास्टर ये और बूढ़ी लेडी ये को फिर से चिंतित कर दिया। इसलिए दोनों बुजुर्गों ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। बैठक कक्ष में प्रवेश करने पर वे महसूस कर सकते थे कि माहौल तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण था। ये शेन ने आश्चर्य से पूछा, दादी, आप क्यों आई हैं? मैंने मिस सॉन्ग से सुना कि तुम्हारा भाई गंभीर रूप से बीमार है। ये शेन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। ये सच नहीं है। मिस सॉन्ग को संदेह है कि मैं अपने बड़े भाई को क्राउन प्रिंस के पद को छीनने के लिए नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हूं, इसलिए वह जांच करन ए के लिए व्यक्तिगत रूप से ऊपर जाने पर जोर दे रही है। लेकिन मेरे बड़े भाई ने पहले ही आदेश दिया था कि कोई भी उसके आराम को परेशान न करे। आपको बाहर के लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 38 लेडी ये, मैं अपने खुद की रक्षा कैसे नहीं कर सकती? 2 ये सुनकर लेडी ये ने तुरंत मुड़कर सॉन्ग पियानलेन को घूर कर देखा। मिस सॉन्ग, क्या आपका मतलब ये था कि मेरा पोता गंभीर रूप से बीमार है और उसका जीवन खतरे में लगा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग पियानलेन ने कहा, बूढ़ी लेडी, आपके लिए ऊपर जाकर श्रीमो की स्थिति को खुद देखना सबसे अच्छा है। इसे देखने के बाद आप जान जाएंगी कि मेरी बातें झूठी नहीं हैं। सी मिंगजिंग के नुस्खे के साथ सॉन्ग पियानलेन को बहुत आत्मविश्वास था। उसे अब यकीन हो गया था कि मो इन्हें गंभीर रूप से बीमार था, यही कारण था कि उसने इतनी बहादुरी और निर्णायकता से काम लिया। लेडी ये को विश्वास नहीं हुआ। वह एक सख्त चेहरे के साथ ऊपर गई। बूढ़े मास्टर ये ऊपर नहीं गए, बैठक कक्ष में ही मंत्री जू का मनोरंजन करने के लिए रहे। ये शेन ने लेडी ये को ऊपर जाने में सहारा दिया। बेडरूम में मो इन्हें ने अपनी दवा ले ली थी। पिछली 2 रातों की तरह एक तेज बुखार शुरू हो गया, लगातार रात में पसीना आना और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। हालांकि जैसे ही उसके लक्षण भड़क उठे, सी मिंगजिंग, जो फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड में फंसी हुई थी, ने मो इन्हें को ऊर्जा देना शुरू कर दिया। नतीजतन मो इन्हें को शायद ही कोई कष्ट हुआ, इससे पहले कि उसका शरीर गर्म होना शुरू हो गया। जब सी मिंगजिंग भागने पर विचार कर रही थी तो लेडी ये की खटखटाहट ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। इन्हें, दादी अंदर आ रही हैं, ठीक है। मो इन्हें दवा के प्रभाव में था। सी मिंगजिंग की ऊर्जा हस्तांतरण प्राप्त करने के बावजूद उसने पूरी तरह से होश नहीं खोया था, इसलिए उसने लेडी ये को जवाब नहीं दिया। चिंतित होकर लेडी ये ने सीधे दरवाजा खोल दिया। प्यारा चबी ड्रैगन सी मिंगजिंग तुरंत कवर के नीचे दब गया। लेडी ये ने लाइट चालू करने के बाद और फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड को देखा तो उसने माथे पर बल डाला। यह क्या है? इसे कैसे बंद करते हैं? ये शेन, कहानी गढ़ने में तेज, ने आसानी से कहा, ओह, बड़े भाई हमेशा सावधानी के साथ सोते हैं, इस डर से कि कोई उन्हें उनकी नींद में नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वह हर रात सोने से पहले फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड सक्रिय कर देते हैं। मैं जल्द ही उनके रक्षा प्रणाली में घुसकर इसे बंद कर दूंगा। 2050 में मोबाइल फोन एक अंगूठी के आकार तक सिकुड़ गए थे जो उंगली पर पहने जाते थे। अंगूठी को छूने और उंगली के निशान से इसे अनलॉक करने पर हथेली एक आभासी फोन स्क्रीन में बदल जाती थी, जिससे इसका उपयोग करना बेहद सुविधाजनक हो जाता था।
केवल लेडी ये की पीढ़ी के लोग अभी भी स्मार्टफोन पसंद करते थे जो जेब में फिट हो सकते थे, जिसे बोलचाल की भाषा में नई पीढ़ी के वरिष्ठ फोन के रूप में जाना जाता था। ये शेन के दाहिने हाथ ने उसकी बाईं हथेली में आभासी स्क्रीन पर टैप और स्वाइप किया। उसने जल्दी से मोयिन्हे के अंगूठी फोन में घुसपैठ की, फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड की रक्षा प्रणाली को तोड़ दिया और शील्ड को बंद कर दिया। एक बार जब फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड बंद हो गई, तो लेडी ये बिस्तर के पास चली गईं। उसने देखा कि उसका पोता, हालांकि माथे पर बल के साथ बेहोश था, एक स्वस्थ रंगत थी। वह गंभीर रूप से बीमार या मौत के कगार पर नहीं दिख रहा था, और वह आराम करने लगी। ये शेन ने सूंघ कर कहा, दादी, क्या अब आपको विश्वास है? बड़े भाई बिल्कुल ठीक हैं। मिस्सी का नुस्खा बहुत प्रभावी है। दूसरी ओर, वह सॉन्ग पियानलेन, कौन जानता है कि वह क्या साजिश रच रही है। उसे इतनी परेशानी पैदा करना पसंद है। अगर कोई आदमी ऐसी महिला से शादी करता है, तो क्या वह पूरे घर को परेशान नहीं करेगी? उद्धरण चिन्ह। लेडी ये तब समझ गई कि सॉन्ग पियानलेन एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे परेशानी पैदा करना पसंद था। उसने सहमति में सिर हिलाया। चलो बाहर चलते हैं, ताकि तुम्हारे भाई के आराम को परेशान न करें। लेडी ये का दिल हल्का महसूस हुआ और उसका कदम स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा फिर से बंद हुआ, सी मिंगजिंग, एक पक्षी की तरह जो अपने पिंजरे से भाग रहा हो, तुरंत कवर के नीचे से बाहर निकली और दूर भाग गई। नीचे, सॉन्ग पियानलेन बैठक कक्ष में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। जब उसने लेडी ये को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, तो उसे लगा कि उसका निर्णायक क्षण आ गया है। बूढ़ी लेडी, क्या अब आपको मेरी बातों पर विश्वास है? लेडी ये ने सॉन्ग पियानलेन पर नजर भी नहीं डाली। वह बूढ़े मास्टर ये के बगल में गई और राहत के साथ कहा, सब ठीक है, वह बस सो रहा है। बूढ़े मास्टर ये ने राहत की सांस ली। सॉन्ग पियानलेन, हालांकि, कुछ हद तक विचलित दिखी। यह असंभव है। बूढ़ी लेडी, क्या आपने गलत देखा होगा? लेडी ये ने तुरंत उसे तीखेपन से सवाल किया, मिस सॉन्ग, इसका मतलब क्या है? क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि मैं, एक बूढ़ी औरत, अपने ही पोते को नुकसान पहुंचाने की साजिश करूंगी? या क्या आप तभी संतुष्ट होंगी जब मेरा पोता गंभीर रूप से बीमार होगा, जिससे आपको अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा? अध्याय 39 मोयिन्हे, आखिरी प्रहार, अब जाओ। इस बयान ने वास्तव में सॉन्ग पियानलेन को प्रभावित किया। उसका ठीक यही मतलब था, लेकिन अब वह सहमति में सिर नहीं हिला सकती थी। इसके बजाय, उसने खुद को बहुत अजीब तरह से सवाल में पाया। लेडी ये, अपनी तीखी अंतर्दृष्टि के साथ, और भी अधिक निश्चित हो गई कि सॉन्ग पियानलेन के इरादे अशुद्ध थे। इस तरह की लड़की, भले ही उसमें सुंदरता और प्रतिभा दोनों हों, लेडी ये का पक्ष नहीं जीत सकती थी। ऐसी परेशानी वाली इंसान। लेडी ये ने सॉन्ग पियानलेन से अपना ध्यान हटाया और मंत्री जू के साथ विनम्र बातचीत की। मंत्री जू, आधी रात में भागकर आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप वास्तव में मेरे पोते के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। हालांकि, मैं पहले ही ऊपर जाकर उसकी जांच कर चुकी हूँ, और वह बहुत अच्छा कर रहा है। मिस्सी जेल स्टार से आ सकती है, लेकिन वह वास्तव में कुशल है। मुझे विश्वास है कि उसने जो नुस्खा लिखा है, वह मेरे पोते को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब लेडी ये ने ये कह दिया था, तो मंत्री जू और क्या कह सकते थे? मंत्री जू को चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बूढ़ी लेडी ये कभी भी अपने ही पोते को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मंत्री जू ने राहत की सांस ली। तो ये शानदार है। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। मैं समझता हूँ, बहुत देर हो चुकी है और आपने अभी भी यहाँ आने का कष्ट किया, जो आपकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, लेडी ये ने गर्मजोशी से जवाब दिया। मंत्री जू, अपनी गरिमा बहाल करते हुए, खड़े हो गए और कहा, तो हम चले जाते हैं। हालांकि, एल्डर सॉन्ग बैठे रहे, एक भी हरकत नहीं की। अपनी उम्र के कारण अधिकार खींचते हुए, उन्होंने कहा, बूढ़ी लेडी, क्या मैं श्रीमो द्वारा उपयोग किए गए नुस्खे को देख सकता हूँ? शायद जो नुस्खा हमारे पास है, वह नहीं है जो श्रीमो ने वास्तव में लिया। अगर ऐसा है, तो हमारी चिंता सिर्फ एक झूठा अलार्म थी। उद्धरण चिन्ह। शुरू में, बूढ़ी लेडी ये अनिच्छुक थीं, लेकिन तीनों शिक्षाविद भी बहुत सतर्क थे और नुस्खे को देखना चाहते थे, इसलिए बूढ़ी लेडी ये ने बटलर से इसे लाने के लिए कहा। इसकी जांच करने के बाद, समूह ने अपनी उलझन व्यक्त की। हाँ, यही नुस्खा है। श्रीमो ने इसे लिया और इसका सामना करने में कामयाब रहे। आम लोग इस तरह के कंकॉक्शन को निर्धारित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बूढ़ी लेडी ये ने सुरक्षात्मक रूप से हंसा। नुस्खा लिखने से पहले, मिंगजिंग ने हमें चेतावनी दी थी कि नुस्खा जोखिम भरा था। उसने इसे तभी लिखा जब मेरे पोते ने सहमति दी। मुझे विश्वास है कि जब उसमें इसे लिखने की हिम्मत थी, तो उसने इसे अच्छी तरह से मापा होगा। आम लोग हिम्मत नहीं करेंगे, जो उसकी साहस और सावधानी को और दिखाता है, वास्तव में असाधारण। क्या ये छात्र के गुरु से आगे निकलने का मामला नहीं है? अधिक सीधे तौर पर कहें तो, इसका मतलब था कि सी मिंगजिंग की चिकित्सा क्षमताएं एल्डर सॉन्ग से भी बेहतर थीं। एल्डर सॉन्ग को अपना चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपनी परपोती से मात दे दी गई है जो जेल स्टार से थी। सॉन्ग पियानलेन का दिमाग भ्रम में घूम रहा था। यह असंभव है। उसने इतने सालों तक चिकित्सा का अध्ययन किया था। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि एक नुस्खा सही था या गलत? वह स्पष्ट रूप से यहाँ स्थिति को पलटने और मोयिन्हे को बचाने के लिए थी, तो वह अब एक हंसी का पात्र क्यों बन गई थी? उसी क्षण, ऊपर से जोरदार और तीव्र कदमों की आवाज अचानक गूंजी। यह मोयिन्हे था। वह जागा तो फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड निष्क्रिय थी और उसका छोटा खजाना गायब था।
गुस्से में वह सीढ़ियों से नीचे आया, उसके कदमों से गरिमा और एक ठंडी आभा दोनों का संचार हो रहा था। मेरे बेडरूम में कौन था और फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड किसने खोली? सामने आओ, उसकी गहरी आवाज गूंजी, जो बर्फ की तरह ठंडी थी। ये शेन इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए, तुरंत अपराधी की ओर इशारा किया। भाई भाई, यह मिस सॉन्ग थी। उसने जोर देकर कहा कि तुम मिस सी की दवा से गंभीर रूप से बीमार हो जाओगे। उसने दादाजी और दादी को भी यहाँ बुलाया, दादी से व्यक्तिगत रूप से ऊप रजाकर तुम्हारी जांच करने की मांग की। मेरे पास फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई, मैं निर्दोष हूँ। मोयिन्हे की ठंडी नज़र सॉन्ग पियानलेन पर ठंडी तरह से पड़ी। उसकी प्रभावशाली आभा से ऐसा लगा जैसे वह एक घृणित लाश को देख रहा हो। सॉन्ग पियानलेन हक्की बक्की रह गई। उसकी लालची नज़र मोयिन्हे के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर पड़ी, वह आदमी जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी। फिर भी उसकी आंखों में उसने केवल अत्यधिक घृणा देखी, जैसे वह एक घृणित मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं थी। अध्याय 40 मोयिन्हे, आखिरी प्रहार, अब जाओ। 2 इस तरह की नज़र ने लगभग सॉन्ग पियानलेन की जान ले ली। इस दुनिया में जिस व्यक्ति से आप बेसब्री से शादी करना चाहते हैं, उसके द्वारा केवल एक मक्खी के रूप में माना जाने से अधिक निराशाजनक क्या हो सकता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात, सॉन्ग पियानलेन ने हमेशा माना था कि मोयिन्हे को इतना निडर होने के लिए गंभीर रूप से बीमार होना चाहिए। लेकिन अब उसके रंगत को देखकर, पारंपरिक चीनी चिकित्सा निरीक्षण, ऑस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन, पूछताछ और पैल्पेशन पर जोर देती है। कभी कभी कोई व्यक्ति केवल उसकी रंगत को देखकर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगा सकता है। सॉन्ग पियानलेन एक वास्तविक चिकित्सा प्रतिभा थी। वह एक नज़र में बता सकती थी कि मोयिन्हे निश्चित रूप से अपने मृत्युशैया पर नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सी मिंगजिंग का नुस्खा वास्तव में दोषरहित था? उसे क्या करना था? क्या वह एक हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी? चिकित्सा क्षमताओं में सी मिंगजिंग से हीन और एक ऐसी व्यक्ति जिसने ये परिवार के भाइयों के बीच भी फूट डाली। यिन्हे, तुम ठीक समय पर आए हो। निर्देशक जू ने तुम्हारे लिए मिंगजिंग का नुस्खा कहीं से देखा और संदेह किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वह विशेष रूप से 3 शिक्षाविदों को तुम्हारे स्वास्थ्य की जांच करने के लिए अपने साथ लाया। ये परिवार की मेट्रियार्क ने मोयिन्हे को बुलाया। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मोयिन्हे ने अपने गुस्से को दबाया क्योंकि वह उनकी ओर बढ़ा। उसके लंबे पैर एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ उसे ले गए और उसने एक दुर्गम, अहंकारी कुलीनता का विकिरण किया। निर्देशक जू ने एक हंसी को मजबूर किया। श्रीमो, हम बस जाने वाले थे। तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मोयिन्हे का चेहरा एक तूफान के पूर्वार्ध की तरह काला था। अगर वह किसी को चेहरा नहीं देना चाहता था, तो वह बस नहीं देता, चाहे वे कोई भी हों। वह गुस्से में था। वह शापित महिला क्यों भाग गई? निर्देशक जू और कहाँ देर करने की हिम्मत करता। वह चाहता था कि उसके पैरों में तेल लगा हो ताकि वह तेजी से फिसल सके। उसने सुना था कि अटलांटिस साम्राज्य के राजनीतिक व्यक्ति मोयिन्हे की मां को रानी बनाना चाहते थे, बस उसकी जलपरी पहचान का उपयोग करके नागरिकों को बेहतर ढंग से शासित करने के लिए। तो मोयिन्हे की मां केवल एक दिखावटी रानी थी जिसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन मोयिन्हे ने केवल एक दिखावटी क्राउन प्रिंस बनने से इनकार कर दिया। अपने 13वें वर्ष में मोयिन्हे उस महिला के साथ अंडरसी वर्ल्ड में लौट आया जिससे वह प्यार करता था। वे 2 महत्वाकांक्षी साजिशकर्ता थे, प्रत्येक दूसरे की तरह चालाक। नरक में बनी एक जोड़ी, साथ में वे अंतिम खलनायक थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थे। विशिष्टताएं अज्ञात रहीं। हालांकि 3 साल से भी कम समय में मोयिन्हे ने अंडरसी साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया था और इसका लोहे के मुट्ठी वाला क्राउन प्रिंस बन गया था। तब से उसने अपनी रीजेंसी की घोषणा की, उसे केवल एक व्यक्ति से दूसरे और 10,000 से ऊपर रखा। उसने अपनी प्यारी महिला को वहां और तभी पसंदीदा क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट का खिताब भी दिया। क्राउन प्रिंस बनने के बाद मोयिन्हे ने कई नीतियों को लागू किया। उदाहरण के लिए, उसने पहले से अलग थलग पड़े देश को खोल दिया, सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया और भूमि पर राष्ट्रों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और पर्यटन विनिमय शुरू किया। सबसे गहरा विनिमय पर्यटन में था। अब भूमि से लोग अंडरसी साम्राज्य के रहस्यमय घूंघट का पता लगाने के लिए अंडरसी की यात्रा करना पसंद करते थे। इस बीच अंडरसी साम्राज्य के नागरिक ऊपर विशाल और धूप वाले परिदृश्य का अनुभव करने के लिए भूमि की यात्रा का आनंद लेते थे। और मोयिन्हे की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र